Hello and welcome to Game On, and once again great to be back. दो मजे के मैचेस, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका really sort of setting the tone. जिस किस्म की बैटिंग हमें देखने को मिली मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की हम बात करते हैं, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय देम. एंड इन रिस्पॉन्स हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पहले उन्होंने विकेट्स जल्दी लूज़ की. कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर थी, बट वही वाली बात आ जाती है कि बॉलिंग थोड़ी सी उनकी ऑन द वीकर साइड आज नजर आई वेस्ट इंडीज़ की. उस पर भी बात करेंगे. इंडिया ऑल्सो वन convincingly. I've got with me सिकंदर बख्त. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं ज़ैनब? बिल्कुल ठीक है. आपकी टीम हार गई कमिसरेशन. कहाँ हारी है? हार के भी जीत गए. दिल जीत कहाँ तक पहुँच गए? 184 नॉट आउट. चेज़ में तो अच्छा खेले. वेरी हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आबेल मुझे मार वाली, पता नहीं क्यों, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. लेकिन बड़ा मज़ा आया पहला मैच देख के ज़ैनब. रेयर गार्ड एक्शन नंबर 7 नंबर 9 जो है वो 84 रन कर गए, जबकि बाकी 7 विकेटें 84 कर पाई थी. और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया. एक अच्छा आर्टिकल का टाइटल मैंने देखा कि साउथ अफ्रीका हैज़ अ हॉर्स फॉर एवरी कोर्स इन दिस वर्ल्ड कप. और ये एग्जैक्टली नज़र आ रहा है कि हर मैच में कोई एक प्लेयर है जो अपना हाथ खड़ा कर रहा है. बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से. सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज़, सना मीर एंड उमर गुल. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम. अफ्तारी अच्छी हुई है, एकदम मज़ेदार, बहुत अच्छी. जबरदस्त. मुफ्ता. आइए स्टार्ट करते हैं सना से. आज का जो मैच देखा, जब वेस्ट इंडीज़ ने स्टार्ट की बैटिंग तो लग रहा था कि थोड़े से हैप हैजर्ड थे, शायद बहुत बड़ा स्कोर खुद सोच रहे थे. 84 पे 7 आउट हो गए. और उसके बाद जब नंबर 7 और नंबर 9 ने 176 तक पहुंचा दिया स्कोर, तो आपको लगा कि मैच बन गया है. बट साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल ही अनटचेबल लग रहा है. साउथ अफ्रीका इस वक्त बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम नज़र आ रही है. उनकी प्लानिंग बहुत ही टॉप क्लास है और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन भी उतनी ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है. अभी ऑफ एयर उमर भाई से बात यही कर रहे थे कि उन्होंने शुरू की लेंथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट मार्क की. जो शुरू के बैटर्स थे हार्ड लेंथ को हिट करते रहे, जहाँ से विकेट्स लेने में कामयाब हुए. और ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ की टीम के जितना बड़ा पावर हाउस है, हर नंबर पे उनके पास ऐसा बैटर है कि जब चलेगा तो वो मैच एक तरफ लगा सकता है. तो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी नज़र आई. दोनों जो उनके ऑलराउंडर्स हैं, जेसन होल्डर, रोमारियो शेपर्ड, उन्होंने एज अ बैटिंग जो नीचे जाके एक रिस्पेक्टेबल टोटल ऐसा लगता था कि लग गया. बट उसके बाद एडन मार्करम की बैटिंग, पूरे वर्ल्ड कप के सारे बैटर्स की बैटिंग एक तरफ और एडन मार्करम की बैटिंग एक तरफ. मज़ा आ जाता है उनकी बैटिंग देखने का. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, प्रॉपर ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते हैं. शेप उनकी आउट नहीं होती कि हर एक बॉल पे जो कहते हैं ना 2-2 3-3 शॉट्स किसी प्लेयर के पास हो, इतना टाइम हो. तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग नज़र आए हैं और एक बहुत डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है उनके अंदर जब आप एज अ कैप्टन उनको देखते हैं. और साथ फिर बाकी भी प्लेयर्स, आज क्विंटन डिकॉक का भी बल्ला चल गया. और जो जितने वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स लीथल लग रहे थे पिछले अरसे में, बिल्कुल ही फ्लैट बॉलिंग नज़र आई उनकी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. सो वेरी कॉम्प्रहेंसिव विन एंड आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त टीम. इस टीम ने शुरू से ही, हफीज़ भाई भी बात कर रहे थे कि एक कंप्लीट टीम नज़र आ रही है. हम सब की यही राय है और सेमीफाइनल्स के लिए पहली टीम इस ग्रुप से बन गई है जो क्वालिफाई कर गई. अच्छा हफीज़, माकरम की जब हम बात करते हैं एज अ बैटर, यू नो, एज अ लीडर, जस्ट उनकी एक कामनेस है, यू नो, इवन व्हेन ही इज़ कमिंग आउट टू बैट, कभी ऐसे नहीं लगता है कि किसी इज़ इन सम काइंड ऑफ अ रश और यू नो ही इज़ frazzled by the situation. मतलब उनकी एक calmness और composure apart from the skills that Sana mentioned, वो नज़र आता है उनकी बैटिंग में भी, उनकी demeanor में, जब वो वॉक करके भी आए. I'm talking about overall एक जो पैकेज है एडन मार्करम, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, एक कंप्लीट प्लेयर हैं क्रिकेट के और तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं. और जब आपको ये जो कामनेस और जो कंट्रोल, ये तब आता है जब आपको अपने स्किल्स पे पूरा एतमाद होता है. जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं कि मेरे सामने जो मर्जी सवाल आ जाए मुझे उसका जवाब आता है. तो एज ए बैट्समैन ही गॉट एवरीथिंग. ट्रेडिशनल शॉट, पावर हिटिंग, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, सॉफ्ट हैंड मनूवर करने वाली जो एबिलिटी है, हार्ड हैंड, हर चीज़ के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया. और ये एक कंप्लीट प्लेयर की शक्ल में आ चुके में हैं कि कोई भी बंदा भी इनके टेक्निक और टैक्टिक्स की जब बात करेगा तो इनको कंप्लीट प्लेयर के टैगिंग देगा. तो ये वो इम्प्रूवमेंट है जो डे बाय डे मार्करम ने की. पहले ये नहीं थे, ही वॉज नॉट अ T20 फॉर्मेट प्लेयर, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया. क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट ये डिमांड करती है कि अगर आपके स्किल्स इस काबिल हैं तो आप तीनों फॉर्मेट खेलें. पहले ये टेस्ट में आए, वनडे में आए, फिर उसके बाद T20 के शानदार प्लेयर हैं. वजह क्या है कि इन्होंने अपने आप को किसी एक जगह पर रोका नहीं. इन्होंने किसी जगह पे अपनी इवॉल्व होने की एबिलिटी को रोका नहीं. शॉर्ट रेंज बढ़ाते गए क्योंकि एज ए बैट्समैन
आप कहीं पे भी ये ना सोचें कि आपको सब कुछ आता है, हमेशा देयर इज ऑलवेज अ एरिया टू इम्प्रूव एंड ही इज़ वन ऑफ दोज। मुझे लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी इनकी गेम में रिफ्लेक्ट करती है, इनका सीखने का जो एक शौक़ है, क्योंकि कुछ इनके साथ काम किया यासिर अराफात ने भी, और जो पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने वो भी बता रहे थे कि ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न समथिंग। तो ये एक किसी भी प्लेयर की ग्रोथ की निशानी है, और मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी देर के बाद कोई एक ऐसा कंप्लीट बैट्समैन आपको नज़र आ रहा है जिसके पास हर चीज़ मौजूद है। जैसे विराट कोहली थे, वो जब खेलते थे वो एक कंप्लीट प्लेयर होते थे, उनको कंडीशन असेस करना भी आती है, डोमिनेशन भी आता है, क्योंकि उनकी गेम उसके लिए रेडी है, सिर्फ कह देने से नहीं हो गया। इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, और इसलिए अभी अगर आप इनको देखें एज ए लीडर, वो जो कामनेस है वो उनकी बैटिंग में भी नज़र आती है और इनकी कप्तानी में भी नज़र आ रही है। तो एक कंप्लीट प्लेयर है, और उनको जब जब देखते हैं तब खुशी होती है। एक और चीज़ क्लैन, यू नो, कन्वेंशनल मॉडर्न डे, एक कन्वेंशनल क्रिकेट पुरानी जो हम देखते थे, कन्वेंशनल शॉट्स नहीं, मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में इनोवेशंस आ गई, रैम शॉट आ गई, फिर यू सी अ लॉट ऑफ बैटर्स सॉर्ट ऑफ मूविंग अराउंड द क्रीज, मेकिंग रूम फॉर देमसेल्व्स। बट जब हम माकरम की बात करते हैं तो उनकी शॉट्स में ना कोई स्लॉगिंग है, ना कोई जिसे कहते हैं शफलिंग है ऑन द क्रीज, मतलब वही वाली बात जो होती है ना कन्वेंशनल। आज हम देख रहे थे डाउन द ग्राउंड जो खेल रहे थे शॉट्स, ही इज़ अ स्पेशल टैलेंट इन दैट सेंस कि वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। जाहिर है उसको जो उसने ट्रेनिंग की है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो प्रॉपर शॉट्स खेलता है, उसको बिलीव है कि प्रॉपर शॉट से आप मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज इसकी नॉक को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अगर बॉलर गेंद करता है तो हर गेंद इसकी मर्जी से गेंद आ रहा है, इसके फुटवर्क पहले से ही वहाँ पे, इसकी पोजीशन पहले से ही वहाँ पे पहुँच जाती थी, जो कि एक ग्रेट प्लेयर और बड़े प्लेयर की निशानी है। वो ये करता है कि अगर एक गेंद खेल लिया है, अगले 5 गेंद अपनी मर्जी से बॉलर से करवाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से माकरम खेल रहा था, उसकी पोजीशन और शॉट्स को जितना इजी लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बॉलर को अपनी मर्जी से गेंद करवा रहा है और उसको पता है ये क्या करने वाला है, और उसी तरह उसके फुटवर्क आ जाते थे, उसी तरह उसकी पोजीशन आ जाती थी। जब ये 2 चीज़ें हो जाती तो फिर आप अपनी शॉट्स में जो शेप है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और चीज़ें आसान और ख़ूबसूरत लगती हैं। आप प्रॉपर क्रिकेट देखनी है तो बड़े आसानी चीज़ों को आसान करने के लिए तो मेरा ख्याल है जितने भी नौजवान हैं उनको माकरम को देखना चाहिए। जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते तो बॉलर बिल्कुल कंफ्यूज होता है, वो कहता है यार इसको मेरी स्किल्स का भी पता चल रहा है, मेरे दिमाग का भी पता चल रहा है, मेरे टैक्टिक्स का भी पता है, करूँ तो करूँ क्या, फिर उसका बस नहीं चलता। वेस्ट इंडीज़ जितना स्ट्रगल किए, उन्होंने अपने प्लान ही सारे चेंज कर दिए। अकील हुसैन को बाहर बिठा के दूसरे को लेके आए, उसकी भी दुर्घट बन गई, और जितने भी बॉलर थे वो आज बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने मैच ख़त्म किया है, लग ही नहीं रहा था कि ये वो वेस्ट इंडीज़ है जिसके खिलाफ ये खेलने, जिसने बड़ी डोमिनेंट क्रिकेट खेली अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले, और आज ऐसे लग रहा था कि बड़ी ऑर्डिनरी क्रिकेट है। आई थिंक माकरम ने ये सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। आने वाले जो डिकॉक और दूसरे थे उनके लिए चीज़ें और आसान हो गई, एंड आई थिंक एब्सोल्युटली रूथलेस अप्रोच थी और फैंटास्टिक नॉक था उसका, जितनी तारीफ की जाए कम है मेरा ख्याल है। आज दोनों मैच बड़े हाई स्कोरिंग रहे, एक में तकरीबन 350 से ज़्यादा बने, एक में 450 लगभग रन बने। तो उमर से तो बात करूंगा मैं कि आज बॉलर होना अच्छी बात थी कि नहीं, लेकिन मैं एक ओपनिंग पार्टनरशिप और उसमें कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो खेले थे माकरम ने, वो फिर से हफीज़ और सना के साथ मैं आऊँगा। आज संजू सैमसन और माकरम ने 2 शॉट्स ऑन दिया बैक फुट पे, सामने जो छक्के लगाए हैं, एब्सोल्युटली डिफिकल्ट एंड अनबिलीवेबल शॉट्स, और ये पार्टनरशिप 95 रन की। देखें आप उनकी शेप देखें, किसी भी जगह पे वो पावर हिटिंग करते वक्त अपनी शेप लूज नहीं कर रहे, और ये तो ऑब्वियसली एक अच्छा पिच भी था। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो कंट्रोल और ये जो शॉट रेंज है कि उनको हर जगह पे अपनी शॉट खेलनी आती है। डिकॉक तो हम उनको बहुत देर से देख चुके हैं, ही ऑलवेज बीन अ ग्रेट प्लेयर ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि 2 प्लेयर इस वक्त जो है दुनिया के ग्रेट्स में शामिल होने जाएंगे, यहाँ से माकरम और इंग्लैंड से हैरी ब्रूक। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो बिग 4 जो ऑलरेडी मौजूद था वहाँ पे अगर किसी की जगह बनती है तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको वहाँ पे फिट इन होना है। वो कब होंगे, कब इनको बिग 4 के लिए चुना जाएगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे नज़दीक अगर दुनियाई क्रिकेट में कोई 2 प्लेयर उस बिग 4 में आने के लिए रेडी हैं तो एक ये माकरम है और दूसरे जो हैं वो हैरी ब्रूक हैं। ठीक है, हम एक ब्रेक के पास चलते हैं, उसके बाद बॉलिंग पे भी नज़र डालेंगे। ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि आज जितने रन मैंने बताया 450, 350,
मैथ्यू फोर्ड को कोई विकेट नहीं मिली, मार्को यंसन को कोई विकेट नहीं मिली, उल्टा 50 रन पड़े, महाराज को कोई विकेट नहीं मिली। मींस ट्रू पिचेस या बॉलिंग खराब थी। हम इस पे नजर डालेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। बात हो रही है पहले मैच की आज की, जो कि था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच। बड़े शानदार तरीके से 9 विकेट से ये मैच जीत लिया। साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए। बात करेंगे हम उमर से, और उमर साथ साथ आपको मैं विकेट्स भी दिखाऊंगा कि जो स्टार्ट लिया था वेस्ट इंडीज ने, एक तो शायद वो हर बॉल पे छक्का मारने जा रहे थे, बैड शॉट सिलेक्शन एंड सम वेरी गुड प्लानिंग बाय द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स। हमने दोनों मैचेस में देखा हाई स्कोरिंग थे, ट्रू पिचेस थी। नंबर 9 भी बैटिंग करके 50 रन बना गया। बट हाउ डिड यू रीड द बॉलिंग प्लान जो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं, जो 7 विकेट गिर गई 84 के स्कोर पे? देखिए, आपका जो होमवर्क है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी प्लानिंग, आपने प्री मैच में कहा था कि साउथ अफ्रीकन प्लान करके आएंगे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बैटर्स, कि उनको हार्ड लेंथ पे रखेंगे। आप पहले 3-4 बैट्समैन अगर देखें तो उनको बैक ऑफ द लेंथ पे उन्होंने हार्ड लेंथ से बॉल किए, उनको वहाँ से आउट किए। इवन जब रदरफोर्ड भी खेल रहा था, अब ये देखें हार्ड लेंथ पीछे बॉल किए, पेस को यूज़ कर रहे। वही अगेन उसी प्लान के हिसाब से उनको पता था कि यहाँ से ये स्ट्रगल कर रहे। इससे पहले रदरफोर्ड ने इसी बॉल पे इसको छक्का मारे, लेकिन वो थोड़ा सा लाइन ऑन साइड पे था, लेकिन उसने अगेन उसी जगह पे बॉल किया सेम लेंथ के साथ, लाइन थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर किया, वहाँ पे टॉप पे जो कि आउट हो गया। अगेन वही आपकी प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गेम टू गेम। जब आप किसी इवेंट में खेलते हो तो आप अपोजिशन को के खिलाफ आप अपना प्लान बनाते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट एज बॉलर अगर मैं समझता हूँ तो आपका रोल का आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो टीम आपको रोल देते हैं, प्लस आपके जो गेम अवेयरनेस है ड्यूरिंग द गेम आप अपने रोल को किस तरह करते हो। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कॉर्बन बाउश की। नॉर्मली वो जो वनडे में बॉल करता है तो अपराइट सीम के साथ करता है, लेकिन यहाँ पे T20 में आप उसके जितने भी मैचेस देखें, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल थोड़ा सा क्रॉस द सीम बॉल करता है, ताकि वो अपने आप को, जो कहते हैं ना कि आपका पहला बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ओवर्स का, तो वो अपने आप को वो अलाउ ही नहीं करता बैट्समैन को कि वो मुझे हिट मारे। हार्ड लेंथ को हिट करता है, उसको पता है कि यहाँ पे कौन से लेंथ से हमने बॉल करने हैं। सब कॉन्टिनेंट के विकटें है 78 मीटर, आप वहाँ पे जब हार्ड लेंथ को हिट करते हो, बैट्समैन को क्रैम्प करते हो, उसको रूम नहीं देते, तो वहाँ पे आपको कामयाबी मिलती है। और वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल अक्रॉस द सीम बॉल शुरू करता है ताकि उसको कोई हिट ना लगे, और थ्रू आउट वो इस तरह करता है, अपने जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, पेस को उसको यूज़ करता है। आई थिंक बॉलर्स थोड़ी सी ये गलती कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कंडीशन का रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी नए बॉल के साथ जो बॉलर्स अभी तक सक्सेस है, उनको पता है कि अगर स्विंग हो रहा है तो वो स्विंग के साथ जाते हैं, अगर नहीं हो रहा तो वो अपने लेंथ को थोड़ा सा पीछे करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एज बॉलर आपको अपने रोल का आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि T20 क्रिकेट में आपके पास कम बैक का बड़ा कम चांसेस होता है। 1-2 ओवर अगर आपके ख़राब चले जाए तो फिर आप चेस करते हो उस चीज़ को। तो आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आपके क्लियर प्लान होने चाहिए, आपको अपने रोल का पता होना चाहिए, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। और जो उन्होंने बॉलिंग की बात की, उनके पूरे बॉलिंग अटैक की, सना लुंगी निगिरी इज आल्सो समबडी हु इज बीन डूइंग रियली वेल इन दिस टूर्नामेंट। 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। वो जो उमर बात करें कि इन टर्म्स ऑफ प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन, सारे बॉलर्स को पता है कि कहाँ बॉलिंग करानी है। हालांकि ये विकेट जो थी, मतलब बैटर्स की विकेट थी, बट द फैक्ट दैट दे बोल्ड सो वेल इवन इन दोज कंडीशंस, कितना इनका कंप्लीट सेटअप है। निगिरी के बारे में स्पेशली ज़रूर बात करें। निगिरी आई थिंक इस साउथ अफ्रीकन अटैक को लीड कर रहे हैं इस वक्त। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनके स्लो वन जो चेंज ऑफ पेस है सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में वो सबसे ज़्यादा क्रूशल हो जाते हैं। पेस भी उनके पास है, पर जो वेरिएशन है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी नज़र आती है। और जितने भी मैचेस आपने अभी देखे, चाहे नया बॉल हो पुराना बॉल हो, बहुत अच्छी चेंज ऑफ पेस भी कर पाते हैं। और वो जो हार्ड लेंथ की बात कर रहे थे उमर भाई, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। पर आज की जो खास तौर पे बॉलिंग थी साउथ अफ्रीका की, जो एक्चुअल डैमेज किया वो कगिसो रबाडा ने किया। और शुरू में और पहले ही 2 विकेट्स उन्होंने ली, क्योंकि उससे पहले 2 या 3 ओवर्स में कोई 30 लगा दिया था वेस्ट इंडीज़ ने, तो 10 रन के एवरेज से चल रहे थे, रन रेट से। तो मुझे टॉस पे वापस में दिमाग मेरा चला गया जब उन्होंने वो 2 आउट किए। तो जिस वक्त एन बिशप ने पूछा एडन मार्करम से कि रबाडा के बारे में क्या, जब उन्होंने कहा कोई चेंज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो हमारा बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, और वो उसका मेन जो काम है वो जो हमारे बाकी बॉलिंग यूनिट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो लीडरशिप वो अपनी बॉलिंग से दे रहा है, उससे हमारी टीम को इतना फ़र्क पड़ा है, तो वो वापस अपनी फॉर्म में भी आ जाएगा। तो जब इस तरह की एक टीम एनवायरनमेंट होता है, कैप्टन आपको इतना बैक कर रहा होता है, खुद जब कप्तान आपको बैक करे और परफॉर्मिंग कैप्टन,
साथ आपकी एक सपोर्ट स्टाफ आपको ऐसा बैक करे, तो इस तरह ये कैरेक्टर्स बनते हैं और इस तरह ये टीम्स डेवलप होती हैं। तो बड़ा मज़ा आता है साउथ अफ्रीका को। जब बवूमा की भी मैंने आपसे बात की थी, वो एडन मार्करम के लिए उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया था। अब एडन मार्करम जब खुद लीडरशिप में आए हैं, वो भी अपने प्लेयर्स के लिए ऐसा स्टैंड ले रहे हैं। तो जो भी आप लीडरशिप में करते हैं उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता रहता है टीम के अंदर। तो ये होती है परफॉर्मिंग एनवायरनमेंट्स जो हम क्रिएट करने की बात करते हैं, वो वहाँ से दिखती एंड है। प्री मैच में हमने ये भी डिस्कस किया था कि रबाडा की अपनी बॉलिंग उस तरह से नहीं, अभी तक जो है फॉर्म की हम बात करें उस तरह से नहीं थी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे आउट ऑफ हिम, बट उनको फिर भी बैक किया एंड बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके कप्तान ने शेयर की कि जी ही इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन एल्स। नहीं वो हैं, और मेरा ख्याल है कि कोई इतनी बुरी बॉलिंग भी उन्होंने इस टूर्नामेंट में नहीं की। येस ही वाज नॉट टेकिंग विकेट्स फॉर श्योर, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान जहाँ पे उनसे नो बॉल हो गए, वो उनके मुझे लगता है साइकोलॉजिकल उनको इम्पैक्ट डाला उसने, क्योंकि ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनसे ये हो जाएगा। जो मुझे लगता है समटाइम आपके ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप उतना प्रेशर भी ले जाते हैं, तो शायद वो डिलीवर नहीं कर सके उस दिन, जहाँ से इनका थोड़ा सा जो मुझे लगा बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन गई। बट ही इज़ ऑलवेज अ क्लास एक्ट, हम इनको किसी भी फॉर्मेट में देख लें, ही इज़ ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जब से ये अंडर 19 से इन्होंने स्विच किया है मेल क्रिकेट के अंदर, मेन क्रिकेट के अंदर, जब से आप देखें कि इनकी ग्रोथ का ग्राफ नीचे नहीं गया, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर। क्योंकि कहाँ पे स्टिक रहे हैं? रेड बॉल के साथ। जब तक आपकी गेम में रेड बॉल इन्वॉल्व रहेगी, जिस भी प्लेयर की ग्रोथ देखेंगे तीनों फॉर्मेट में, वो रेड बॉल की कनेक्टिविटी के साथ है। जो बंदा रेड बॉल क्रिकेट से दूर होगा उसके टेक्निक और उसके टैक्टिक्स एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी लर्निंग फेज है। बॉलर देख लें तो रबाडा देख लें, बैटिंग देखनी है तो मार्करम देख लें, आगे ताड़ी मर्जी। देखिए इसमें आप भी एग्री करते हैं इनके थॉट्स के साथ? सॉरी मानते नहीं ना? कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें मान लो यार, सेकी भाई ने एक बात की थी, मेहरबानी मान लो। सेकी भाई ने एक बात की थी मेरे ख्याल से प्री मैच में या कल बात की थी ना कि जो भी कंप्लीट टीमें होती है ना, वो वर्ल्ड कप से पहले या इवेंट से पहले वो पूरा अपने आप को प्रिपेयर होके आते हैं, प्रिपरेशन उनकी होती है, सारे कुछ वो एक्सपेरिमेंट करके आ जाते हैं कि कौन सी पोजीशन में हमने कौन से प्लेयर को शफल करना है, क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका और इंडिया ऐसी टीमें हैं कि ये वेल प्रिपेयर्ड होके आए। इनके हर नंबर पे इनके ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप की मैं अगर बात करूँ तो ये नगीडी की जो बात कर रहे हैं, ये ऑपरेट करता था नए बॉल के साथ, लेकिन उसकी जो कंडीशन है, जो गिवन कंडीशन है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में या श्रीलंका में जो कंडीशन है, उसके जो स्लो रन में वेरिएशन उसको पिक करना बैट्समैन के लिए मुश्किल है। तो उसका जो रोल है उसको चेंज कर दिया। पावर प्ले में एक ओवर कराते हैं, नॉर्मली वो पावर प्ले में पहले 2 ओवर कर देता है, रबाडा को ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आप जब एक कंप्लीट टीम होते हैं, जब आप एक तैयार होके आते हैं, तो फिर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप या बड़े इवेंट के दरमियान भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और एक तो ये कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना, उसकी बड़ी सोच होती है, बड़ा जिगरा होता है, बड़ा यकीन होता है उसका। परफॉर्मेंस हम अक्सर कहते रहते हैं कि भाई क्लास इज़ परमानेंट एंड फॉर्म इज़ टेम्पररी। वो इस वजह से कि उसका देखने का अंदाज डिफरेंट है, दूसरे लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं इससे आउट नहीं होना, तो उनको बाज़ का विकेट नहीं मिल रही होती, बट वो प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं और दूसरे जो है ना उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, इसको विकेट्स नहीं मिली बट ये प्रेशर क्रिएट कर रहा था, यूनिट को साथ में लेके चल रहा था। हमेशा 3 कैप्टन होते हैं, एक बॉलिंग कैप्टन होता है, लीडर होता है एक जो बॉलिंग यूनिट को लीड कर रहा था, एक बैटिंग की तरफ से लीड कर रहा था, एक आपका कैप्टन होता है जो ओवरऑल लीड कर रहा होता है, उसके ऊपर हेड कोच चला जाता है। तो बॉलिंग यूनिट में ये लीड कर रहा था, जो उसने इंटरव्यू में भी कहा कि जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, क्योंकि वो लीड कर रहा था बॉलिंग यूनिट को। तो बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो बड़ी जब टीम आती है तो वो फिर अपना बड़ा कैरेक्टर भी दिखाता है। तो आई थिंक ये इसकी जो क्लास है वो यही है, और जो बड़ा खिलाड़ी होगा उसके पास हर रास्ते होंगे, पैंतरे होंगे, जब आप कहीं फंसेंगे वहाँ पे जाके आपको बड़ा खिलाड़ी ही निकाल के देगा और वही परफॉर्मेंस करेगा। तो आज इसने जो परफॉर्मेंस दी है, दैट्स द प्रूफ ऑफ कि इज अ वेरी वेरी हमारी फाइन। आपस की बातों से मुझे याद आया कि देखिए इन्होंने जो बात की, मग खींच के मारेंगी ये वहाँ से, कि जो तारीफ़ की गई माकरम की या उनके सिस्टम की, रबादा को बैक किया, तो रबादा को बैक करो तो वाह वाह, शाहीन को करो तो हाय हाय। तो हम कभी कभार नहीं, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। हमने जो कुछ हो चुका हो, जो कुछ करना था कर दिया हमने। और ये इसी तरह देखें, वर्ल्ड कप के दौरान मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने एक्स क्रिकेटर से और एक्सपर्ट पे, जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो उस वक्त किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपने पास ऑन करनी है, आप एनालिसिस करो
उसमें से सॉल्यूशंस दो। ऐसा ना हो कि जनाब आप बिल्कुल ही एक ऐसी फिजा बना दो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जाती है इंफॉर्मेशन और बैट्समैन हमारे खिलाड़ियों को जो है ना वो डिस्टर्ब करती है, तो एक ऐसी फिजा बनाओ ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अब रबाडा है, उसको बैक किया गया है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है ना सकलैन, देखें पब्लिक में भी डिसअपॉइंटमेंट है, सो द आइडिया इज टू जस्ट हाईलाइट थिंग्स फॉर इम्प्रूवमेंट। आप हर चीज को पॉजिटिव तो नहीं कह सकते जब आपके सामने और एक चीज मेरा एक नजर आ रही सवाल, मेरा एक सवाल, आज मैं होस्ट बनना चाहती हूँ। बेटा आपका ठीक आज है, मैं होस्ट बनना चाहती आपका हूँ। ठीक है, मैं इसको निगेट नहीं कर रहा, बट हम लोग बहुत ज्यादा चले जाते हैं। अभी यहाँ तक के फैमिलीज को भी बीच में ले आते हैं, रिश्तेदारियों को भी ले आते हैं। इधर वाले भी नहीं, अजीब obviously अजीब गलत किस्म है। की- वो अच्छा, तो लगता possible ये है नहीं कि ये लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, अंदर से उनके अंदर नेगेटिविटी है। भाई आप एनालिसिस करो, सोल्यूशन दो, ब्लो द बैट ना जाओ और सही बात मेरा है। ख्याल है इस Agreed. प्लेटफॉर्म से, मेरा ख्याल से इस प्लेटफॉर्म से कोई भी बिलो द बेल्ट नहीं गया। नहीं, इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो हाँ रही जी, है। मैं वैसे मैं और ओवरऑल बात कर रहा मैं हूँ। ये आपसे एक सवाल करती हूँ। अब आपने क्योंकि इस बार टॉपिक पे बात की अदले कि का हमने बदला, शाहीन अदले का बदला, हमारी नहीं, बेटी बदला अब नहीं आपसे है, बदला लेगी। हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्रिकेट डिस्कशन हो रही है कि शाहीन को मैंने भी बैक किया जब जिस वक्त कैंडी का मैच था। मैंने कहा वो खेलें अगर वो दूसरे फास्ट बॉलर हैं। अगर साउथ अफ्रीका की इसी कॉम्बिनेशन में आप सिर्फ एक फास्ट बॉलर को खिला सकते हो और एक ऑलराउंडर को खिला सकते हो, क्या रबाडा आपकी टीम में जगह बना सकते हैं? जिस कॉम्बिनेशन से हम उसको डिस्कस कर रहे थे ना कि जिस कॉम्बिनेशन से हम खेल रहे हैं, हम शाहीन को बिठाने की बात सिर्फ उस वक्त पे की जहां आप एक फास्ट बॉलर से जा रहे थे। पर्सनल ऑब्वियसली मैंने हर बात करने से पहले यही बात की है कि शाहीन ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। बट जब आप एक फास्ट बॉलर से जाएंगे देन इट हैज़ टू बी द वन हु इज़ परफॉर्मिंग। सो अगर फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीकन लाइनअप से मुझे पूछा हो तो मार्को यानसन अगर खेल रहे हैं तो मैं इंगीडी को लेकर चलूंगी, फिर रबाडा को आपको बिठाना, अगर आप सिर्फ एक को खिला रहे हैं तो जहाँ दो को खिलाएं अब आप खिला लेंगे। वहाँ तो बनते ही दो थे, आप ये तो कहीं पे भी selection चले की चीज़ है ना, जाएं इसे दो bowler का बनते ही तो बनते कसूर है दोनों हैं। साइडों से। सब कॉन्टिनेंट में खेलें, आपके दो तो बनते ही बनते हैं, प्योर फास्ट बॉलर। आज भी बनते थे इस पे, इस पिच पे। प्योर फास्ट बॉलर दो बनते ही बनते, चाहे रड़ा भी हो जी। क्योंकि आप पावर प्ले भी है, छठा ओवर बड़ा क्रूशल है, पहला ओवर बड़ा क्रूशल है, फिर एंड वाले आ जाते हैं, मिडल में भी आपको कुछ चाहिए, जहाँ पे रड़ा है वहाँ पे स्लो वन, रिवर्स स्विंग। एक और चीज हफीज आपसे मैं पूछूंगी, ऑब्वियसली यू फेस्ड इट इन योर करियर एज वेल। जब लेट्स से आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा ना, होता है हर प्लेयर के उसमें होता है, परफॉर्म नहीं होता या बैटिंग में नहीं होता या बॉलिंग में नहीं होता, और आपको बताया जाता है कि जी अब आपको हम थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं, ड्रॉप करें, हाउ डज अ प्लेयर फील एट दैट पॉइंट? एंड उसका रिस्पॉन्स की भी पूछ रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ कि शाहीन को आपने रेस्ट कराया, ड्रॉप कराया, हाउ यू वांट टू पुट इट, फिर उन्होंने आके उस मैच में परफॉर्म किया, तो कभी कभार इज गिविंग रेस्ट और ड्रॉपिंग अ प्लेयर a good thing for him to sort of reignite that spark and he has a point to prove कि जी मैं आपका मेन बॉलर हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ, या आप किस तरह से प्लेयर किस तरह से इस चीज़ को लेता है? ज़ैनब, सबसे पहले तो जो खेल है ना, इस खेल के अंदर जो जब आप फेल होते हैं, आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, आप पहला मैच खेल रहे हैं या आप 100वां मैच खेल रहे हैं, सबसे पहले जो डैमेज होती है ना लगातार 2 या 3 या 4 फेलियर्स के बाद, वो आपकी मेंटल स्टेट है। सबसे पहले जो डैमेज एरिया आता है वो आपके सोचने का जो तरीका है वो बदलता है, क्योंकि सराउंडिंग या मीडिया या आप खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। सबसे पहले तो आपका मेंटल स्टेट, आप कितने स्ट्रांग हैं, कितनी जल्दी उस सही बात को एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि हाँ यार मैं कोई बुरा प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मैं परफॉर्म नहीं कर रहा। इफ़ यू टेक दैट वे एंड टेक इट पॉजिटिव साइड ऑफ इट, यू ऑलवेज कम बैक स्ट्रॉन्गर। बट इफ़ यू टेक इट नेगेटिव वे, मेरे ना बड़ी ज़्यादती हुई, जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरी गलती नहीं थी, मेरे कोच की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, मेरे कप्तान ने मुझे सही इस्तेमाल नहीं किया, ये अक्सर आप इर्द गिर्द सुनेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में नेगेटिविटी हमेशा सोची, जिसकी वजह से जब उनको कम बैक भी करवाया जाता तो वो परफॉर्म नहीं करते। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हैं और उसमें से पॉजिटिव ढूंढते हैं कि हाँ यार मैं 3-4 मैचों में अगर अच्छा नहीं कर सका और इस कंपोजिशन में हमारी टीम में मेरी जगह नहीं बन रही ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, और जो दूसरा मेरा साथी बैठा हुआ है उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आई विल सिट बैक, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दूंगा, अपने आप को रीगैदर करूंगा, अपनी थॉट्स को रीगैदर करूंगा। वो जो हर मैच के फेलियर से मुझ पर दबाव बढ़ता जा रहा है, मैं उसको थोड़ा ब्रेक दूंगा और मैं दोबारा अपने टेक्निक और टैक्टिक्स पे काम करके दोबारा कम बैक करूंगा पॉजिटिवली। इट ऑलवेज कम बैक स्ट्रॉन्गर। जो मुझे लगता है शाहीन के केस में हुआ है कि शाहीन ने उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया,
उसको पॉजिटिव लिया, ही मस्ट हैव गॉन इनटू द नेट्स, ही मस्ट हैव वर्क लिटिल बिट एक्स्ट्रा टुवर्ड्स हिज स्किल्स, क्योंकि वो स्किल्स इसलिए मुझे अच्छे लगे कि वो जो उनका सेटअप था जिसके ऊपर वो बेस करते हैं कि मैंने पहले 3 से 4 बॉल अंदर लाने हैं और यॉर्कर मारना है, उस मैच में उन्होंने वो नहीं किया. ही यूज द कंडीशन, ही चेंज हिज प्लान्स, ही मस्ट हैव थॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यार मैं टेक्टिकली क्या बेहतर कर सकता हूँ. तो मेरा हमेशा मानना है कि आपकी एज ए प्लेयर जब आपको परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती और टीम मैनेजमेंट या कोच या कप्तान अगर आपको रेस्ट देते हैं या ड्रॉप भी करते हैं, टेक इट ऑलवेज पॉजिटिव और फिर उसमें दोबारा मेहनत करके जब आप वापस आएंगे, बिकॉज यू टुक इट एज ए पॉजिटिव थिंग, फिर जब आप वापस आते हैं तो ये गेम इतनी खूबसूरत गेम है, ये हमेशा पॉजिटिव लोगों को जो है वो कम बैक करने का मौका देती है. कितनी अच्छी बात कही है इसने. मगर उस मैच से पहले सबने उसको टीम से निकाला हुआ था, शाहीन को. मेजॉरिटी 99.9% लोगों ने उसको टीम से निकाला हुआ था. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि कितनी अच्छी बात कही इसने. रेस्ट देना चाहिए, रेस्ट की एक पॉलिसी होती है, ड्रॉप करने की भी पॉलिसी होती है, कब आपने रेस्ट देना है, कब आपने ड्रॉप करना है. उससे पहले स्पोर्ट्स स्टाफ आपके मेंटल स्टेट को जानता है, वो उसकी हेल्प कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, बीच में आपके गैप्स आ रहे होते हैं. मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम एज ए एनालिस्ट जब बैठे होते हैं, 99.9% लोगों ने कहा था इसको टीम से निकाल दो, खत्म हो गया, कुछ नहीं कर रहा, हमारी टीम में बनता ही नहीं, ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, इनफ इज इनफ. इस तरह की भी बातें हुई. गैप हुआ, आया और आगे उसने फिर परफॉर्मेंस दी, सारे कमेंट्स डिफरेंट शुरू हो गए. बट गैप चाहिए, अगर उस वक्त गैप चाहिए, गैप बहुत जरूरी है. हाँ, गैप चाहिए, गैप बहुत जरूरी है. उसके बाद आप रीसेट करते हैं अपने आप को और वापस आते हैं. बड़े खिलाड़ी के अंदर जो ईगो होती है वो भी एक ऐसी चीज है, कभी कभी आपको कोचिंग टेक्टिक से उसकी ईगो को भी हर्ट करना होता है. और उसको ईगो को हर्ट करके आप उसके बिलीफ को, यकीन को, उसके मेंटल स्टेट को वापस लेके आते हैं. फिर जाके चीजें होती है. आई एम श्योर आपके कैरियर में भी ऐसे ही है. और मेरे कैरियर में भी बहुत से ऐसे कोच आए, मैनेजमेंट साइन, जिन्होंने मुझे ये कहा कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दैट स्टेज. उनकी राय थी, आई रिस्पेक्टेड देयर ओपिनियन. मैंने क्या किया, मैंने मेहनत करके उस मैच में या उसके अगले मैच में या उसके तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी, मैन ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस दी, ताकि मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, मैं दोबारा अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ. दैट्स व्हाट शाहीन डिड. उसने जो परफॉर्मेंस दी, दैट वाज अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस या अ पर्सन हु रियली हर्टेड हिमसेल्फ. और फिर जब वो वापस आए, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स ही, मैं ये हमेशा मानता हूँ, अगर शाहीन ने उस रेस्ट को या उस ड्रॉप होने को नेगेटिव लिया होता, वो कभी भी वापस आके अच्छा परफॉर्म ना. हफीज शाहीन ने तो अपना काम कर दिया. बट वो जो कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने झुंगे में 5-6 मैच खेले हुए हैं, और वो जो कमेंट्स दे देते हैं इतने बड़े बड़े, जो कि उनकी जो है ना वहाँ तक की पहुँच होती नहीं है, और वो इस तरह की एक फिजा बना देते हैं. खुदारा उनको थोड़ा सा अकल पकड़नी चाहिए कि भी आप क्या बात कर रहे हो. मेरा कहने का मतलब लेकिन हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते. नहीं, बात एंड में ये बट हम अपने जिम्मेदार हैं, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम ये बातों कर सकते हैं ना. बट हम भी तो ये बात कर सकते हैं ना. इसी पे आने लगी थी जो आपने वर्ड यूज किया था कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में कोई वो नहीं है. आई थिंक दैट इज द पर्पस ऑफ सिटिंग हियर, टू हाईलाइट द मिस्टेक्स and highlight the players that are doing good, also highlight the players that are not doing good, because यहाँ पे बैठने का मकसद ये, without getting personal or going below the belt, जैसे सना ने किया. So I think इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि पॉज बनता है, सिकंदर वाला पॉज बनता है, और एक ब्रेक लेते हैं. कीप वाचिंग गेम ऑन पीरी स्पोर्ट्स एंड टैप मैच. वेलकम बैक वंस अगेन. एक नज़र डालते हैं आज के दूसरे मैच. इंडिया और जिम्बाब्वे का ये गेम था. जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के इंडिया को कहा आइए, और उन्होंने 256 बना दिए. अभिषेक वापस आए अपने फॉर्म में, 30 गेंदों में 55 बनाए. ओवरऑल अगर देखें तो 440 रन बने इस मैच में, 72 रन से इंडिया जीता. बॉलर्स के लिए इसमें कुछ खास था नहीं. आप अंदाज़ा लगाएंगे कि बेनेट ने 97 नॉट आउट 59 से किए. आई थिंक इट वॉज नॉट अ डे फॉर बॉलर्स. लेकिन इंडिया ने अपना जीत भी हासिल की, और जो मकसद था नेट रन रेट का, जो कि अब इन प्ले नहीं आता, उन्होंने वो भी हासिल किया. स्टार्ट करते हैं आज की इस परफॉर्मेंस से. पहला तो सवाल ये बनता है सबसे इंपॉर्टेंट कि हम डे 1 से बात कर रहे हैं, जब ये फर्स्ट राउंड चला था, कि एसोसिएट नेशंस या लेसर टीम्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस क्यों अपने ऊपर प्रेशर डालना चाहेंगे स्कोर बोर्ड का. आज जब एडन मार्करम ने एक्चुअली जब सुबह बात की थी और देखा पिच, तो उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, देयर समथिंग. बट इवनिंग के मैच में सिकंदर रजा का पहले बॉलिंग करना और सामने वाली पार्टी को इन्वाइट करना, जानते हुए कि वो रन रेट की तलाश में है, आपने आबेल मुझे मार वाली बात कर दी.
अब फिर ये जवाब तो सिकंदर ही दे सकते बैल हैं कि किसका इस- था जी? सवाल भी बैल सिकंदर किसका का, था? जवाब भी सिकंदर का। है बैल किसका था? नहीं, मुझे भी नहीं समझ आया वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि एक टीम जिसको चाहिए नेट रन रेट और जिनकी बैटिंग आपकी बॉलिंग से बहुत लाइक उनकी बैटिंग बहुत सुपीरियर है ना, अगर आप उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो ऐसे बैटिंग ट्रैक के ऊपर आप 190 क्यों नहीं कर रहे और उनको चैलेंज कर रहे कि यार हम 190 करते हैं, वो विल पुट यू अंडर प्रेशर। और मुझे क्या मैं इसको जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मिस्टेक थी जो जिम्बाब्वियन क्रिकेट कप्तान ने की। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी यही हुआ 250। नहीं देखें, ये अब वो जवाब दे सकते हैं कि व्हाई दे थिंक दैट दे विल चेज ऑन दोज ट्रैक्स जहाँ पे आप 190 खुद कर सकते हैं, वहाँ पे 250 करने के प्रेशर में आप क्यों आ गए। तो मुझे चलें। लगता है कि ये एक बैड डिसीजन था फ्रॉम द कैप्टन or the management, whoever decided. आज ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਿਊਟਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾइंटिफिक थी अप्रोच थी, उस वजह से ये चीजें की ठीक थी। है। इट्स अ कॉमन सेंस, आपको जब पता चलता है, इट्स अ कॉमन सेंस, आप टॉस जीते हो आप बैटिंग करो, 190 करो, उनका कॉन्फिडेंस डेंट है। आप उनकी बॉलिंग ने कुट खाई हुई है पिछले मैच में, आज आप फिर उसी मोमेंटम को लेकर जाओ, मारो इनको। चलें, क्यों किया इन्होंने? further to a conversation that was happening before the break, which was about out of form players. अभिषेक शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म थे हफीज, लेकिन उनको भी बैक किया गया और उनकी क्वालिटी का आपको पता ही है, सबको पता ही है। आज उन्होंने फिर से परफॉर्मेंस दी और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। देखें, वो अच्छे प्लेयर तो हैं और मैंने पहले कहा था कि जो टीम आपको बैक करती है वो आपके करैक्टर की वजह से करती है, आपके इम्पैक्ट की वजह से करती है और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से करती है। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा से तमाम मैनेजमेंट बहुत खुश है क्योंकि वो जब खेले हैं ही इज़ वेरी इम्पैक्टफुल प्लेयर। उन्होंने जो 3 मैच में जिसमें जीरो की बात की जाती है कि जो जीरो पे आउट होकर, मैंने पहले भी बोला था कि उनके जीरो पे आउट होने में वो इंटेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो खेल रहे हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रही है। ही इज़ नॉट आउट ऑफ फॉर्म बट श्योरली ही इज़ गेटिंग आउट ऑन द फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, ही इज़ नॉट डैमेजिंग द होल कॉज ऑफ द टीम, क्योंकि पूरी टीम किस लिए खेल रही है, एक विनिंग कॉज के लिए। अगर ये फर्ज करें 15 रन करें 20 बॉलों पे, वो कंसर्निंग होगा मेरे लिए एज ए मैनेजमेंट। अगर मैं कोच हूँ तो मेरे लिए अभिषेक का पहले 2 बॉलों में या 3 बॉलों में आउट हो जाना कोई इतना बड़ा मसला मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो 20 बॉल खेल के 10 करे, 12 करे, फिर मैं सोचूंगा यार दिस समथिंग रॉन्ग। सो आई थिंक दे बैक द इंटेंट ऑफ अभिषेक शर्मा and the way he batted today, it shows the confidence, it must have given a great confidence to the management back in the dugout कि मैं वही अभिषेक हूँ जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने अपने आप को 1.5 होशियार नहीं बनाया, जो मैं बात करता हूँ कि खामखा अपने आप के ऊपर वो खोल चढ़ा लेना जो आप में मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके इंटेंट को उन्होंने खुद बैक किया, उनकी टीम ने बैक किया और आज उन्होंने वो डिस्प्ले किया जो अभिषेक शर्मा के साथ मुंसलिक है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया था सिकंदर के आई थिंक अपने इंटरव्यू में कि आई टुक सम टाइम, एंड वही वाली बात जो होती है कि कभी कभार आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी भी पड़ती हैं एज ए प्लेयर इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्कोर रन्स इमीडिएटली। तो वही वाली बात जो यहाँ पे सब करें कि जी आपसे अगर नहीं भी हो रहा, रन्स नहीं हो रहे या विकेट्स नहीं हो रही, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, यू कैन ऑलवेज टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड वर्क ऑन टैक्टिकली कि क्या चीज़ें आपकी गलत हैं, कैसे ठीक करनी है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आज कुछ बड़ी स्वैपिंग की, चेंजिंग की और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई इंडिया ने। उन्होंने आज रिंकू सिंह को हटाया और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं लाए, ओपनर लाए संजू सैमसन, तिलक वर्मा को 5 पे ले गए और ईशान किशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है 3 पे, उनको अपनी जगह पे लेके आ गए। इट वर्क फॉर देम, मे बी ये कॉम्बिनेशन आगे भी चले उनकी। लेकिन जो पार्टनरशिप अच्छी मिली इनको, स्ट्रेंथन मिल गया नीचे और आफ्टर गुड स्टार्ट, वो थी हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप जो इन्होंने की थी तिलक वर्मा के साथ, जो आज 5 पे खेले, 84 रन की पार्टनरशिप थी। इट वर्क फॉर देम दिस चेंज। बिल्कुल। आई थिंक जो एक चीज़ शायद जो चेंज करने की वजह बन सकती है वो ये है कि बाकी सब टीम्स ने एक हरबा अख्तियार कर लिया था कि ऑफ स्पिनर को ही इनके पास ले आएंगे, क्योंकि 3 लेफ्ट ही एक साथ आ रहे थे टॉप ऑर्डर में, तो उसको तोड़ने के लिए एक राइट हैंड बैटर ऊपर लेकर आए। और आज मेरे ख्याल से फिर भी ये चीज़ मिस की है सिकंदर रज़ा ने, खुद आना चाहिए था उनको नए बॉल से, क्योंकि काफ़ी रन बन गए और जब वो आए तो ईशान किशन की विकेट उन्होंने फ़ौरन हासिल कर ली। तो मे बी जो इसके पीछे जो इतना मेजर चेंज है कि नीचे से एक प्लेयर निकाल के आप ओपन पे चेंज कर रहे हैं, वो जो 3 लेफ्टीज इकट्ठे आ रहे हैं उसको शायद उन्होंने चेंज करना था, क्योंकि आपने देखा एडन मार्करम भी आए इनके अगेंस्ट, सलमान आगा भी इनके अगेंस्ट आए, फिर एक और टीम ने भी इसी तरह मेरे ख्याल से नेदरलैंड्स उन्होंने भी ऑफ स्पिनर से स्टार्ट किया। तो मे बी उन्होंने प्रोएक्टिव करने के लिए कि हम थोड़े से बॉलिंग प्लान्स
दूसरी टीम्स के भी डिस्टर्ब करें, और ये उनके पास लीनियंसी भी है बिकॉज प्लेयर्स इतने रेडी हैं, मैच रेडी हैं कि वो डिफरेंट पोजीशंस पे आके खेल सकते हैं। क्या ये लगता है यही कॉम्बिनेशन शायद ये अडॉप्ट कर लें बाकी मैचेस के लिए? ये हो सकता है, हो भी सकता है और हो नहीं सकता, ये तो आई थिंक आगे डिपेंड करेगा। अक्षर पटेल को भी मेरे ख्याल से ना खिलाना साउथ अफ्रीका के मैच में एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपने सारे बॉलर्स ना दिखाएं बिफोर द वर्चुअल फाइनल और सेमीफाइनल, आप थोड़ा सा चेंज करते हैं ऐसी चीज़ को, ये भी लोग उस ग्रुप मैचेस में दिमाग में रखते हैं, बट उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा मार्जिन चला जाएगा और वो एक डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाएंगे। जहाँ पे आपके 7वें नंबर पर दुबे आ रहे हो और 6 इस तरह के बैट्समैन हो जो इंडिया के खेल रहे हैं, मेरे पास अगर कुलदीप बैठे हुए हैं तो मैं एज ए मैनेजमेंट उनको चाहूँगा कि वो टीम में आएँ और वो मुझे अपनी बॉलिंग के साथ 2 या 3 मिडिल के अंदर आउट करके दें, बिल्कुल सही। जिनकी एबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जब आपके पास 7 नंबर की इतनी शानदार बैटिंग लाइनअप मौजूद है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर आप विकेट टेकर की तरफ। मगर आज जो रन रेट का चक्कर था और जो एक तो ये सना बेटी ने जो बात की, ये भी इसमें इट डज मेक सेंस के 3 लेफ्ट हैंडर ऑफ स्पिनर उसको नलीफाई करने के लिए, बट क्योंकि आज इनका जो मेन फोकस था जीतना तो था ही था, नेट रन बड़े मार्जिन से नेट रन के ऊपर, इसलिए उन्होंने सारा कुछ किया और दुबे को इसलिए रखा और कुलदीप यादव को नहीं लेके आए। बाकी एक पॉइंट ये है कि अक्षर पटेल को पिछले मैच में नहीं खिलाना, आई थिंक वो गलती कर गए। आप जब सुपर 8 में आ जाते हैं तो आप इस तरह की सोच नहीं रखते कि मैं किसी को बचा के रखूं आगे जाके फिर उसको फिर दोबारा लेके आ जाऊं, ऐसा नहीं है। टोटल मैच ही कितने रह जाते हैं आपके, टोटल 3 और 2 5 मैच हैं आपको, तो आपके बेस्ट 11 हो जाने चाहिए। मेरा ख्याल है ये इन्होंने अक्षर पटेल की गलती की, मेरी अपनी जो सोच है। अच्छा, बेस्ट 11 में एक जो इनका प्लेयर है, उमर आपसे ही बात कर लेते हैं, हार्दिक पांड्या एड सो मच बैलेंस टू दिस साइड। आई मीन हम हमेशा बात करते हैं हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर हु कैन बैट, हु कैन बोल 4 overs एज वेल इफ रिक्वायर्ड, एंड वो दोनों में ही डिलीवर करते हैं। आज उन्होंने 50 की 23 बॉल्स में, और पार्टनरशिप जो उनकी एंड वाली थी, आई मीन वो देखने वाली है कि किस तरह से वो जब भी टीम को ज़रूरत पड़ी है, जब भी टीम को ज़रूरत पड़ी है इंडिया को, ही हैज़ ऑलवेज डिलीवर्ड। वीव सीन इट अगेंस्ट अस एज वेल, पाकिस्तान के मैचेस में भी उन्होंने बहुत मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, आज भी ये देख लें इनकी परफॉर्मेंस। देखिए बिल्कुल, हमने ये मैच से पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हार्दिक पांडे कंप्लीट ऑलराउंडर हैं। उसको अगर नंबर 5 पे या 6 पे आप बैटिंग के लिए भेजते हो तो वो आराम से सुकून से आके, वो जितना बड़ा प्रेशर होता है वो उसको एंजॉय करता है, काम है अपने उसको पता है कि मेरी एबिलिटी क्या है, उसको बैक करता है, अपने स्ट्रेंथ को उसका पता है कि मैं अगर मेरा एक आध ओवर रन्स ना भी करूं तो मैं उसको बाद में कवर कर सकता हूं। आई थिंक एक कंप्लीट। और दूसरी ये कि हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की वजह से इनका थोड़ा जो 5th बॉलर है, जहां पे ये थोड़े से अच्छे बॉल कर रहे हैं तो वो भी यूटिलाइज हो जाता है। इनके जो बॉलिंग लाइनअप है, इनके पास एक लग्जरी मिल जाती है कि ये अपने एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते हैं या बैटर को खिला सकते हैं। तो आई थिंक ये इंडिया को बड़े वो फ़ायदा देता है हार्दिक पांड्या, स्पेशली बैटिंग में, और फिर जिस तरह वो पावर प्ले में उसको यूज़ करता है। तो आई थिंक ये इनको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और जहाँ पे इससे बॉल नहीं होता, स्टिल आई बिलीव कि इंडिया की जो 5th बॉलिंग है वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इनके लास्ट मैच में भी जब चक्रवर्ती को रन्स पड़े थे तो इनको फिर समझ नहीं आ रही थी कि हमने कौन से 5वें बॉलर से बॉल कराने। तो स्टिल आई बिलीव कि उनको अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथन करनी होगी, जिस तरह सैकी भाई कह रहे थे और हाफिज़ कह रहे थे कि आपका जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है मिडल के ओवर में, स्पेशली कुलदीप यादव, आप उसको बाहर नहीं बिठा सकते। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन भी है, लेकिन वो आपका विकेट टेकिंग नहीं, वो कंटेन बॉलर है, वो आपके लिए थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इनको इंडिया को आगे के मैचेस के लिए जहाँ पे अच्छी टीम होगी तो इनको बॉलिंग कंप्लीट करनी होगी। एटलीस्ट आपके 4 कंप्लीट बॉलर होने चाहिए। इफ़ यू अलाउ मी एक क्वेश्चन, मैं गुल से, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के एतबार से ये यार, हार्दिक पांड्या क्या रिबाडा नगीडी इस कैलिबर का बॉलर है या प्योर, जैसे हम कहते हैं बॉलर है पूरा प्रॉपर, क्या इसके अंदर इतनी स्किल्स है? स्किल्स उस तरह की स्किल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको अपनी लिमिटेशन का पता है कि उसको किस तरह यूज़ करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको कॉन्फिडेंस, कि वो जो उसका कॉन्फिडेंस है वो उसको बैक कर रहा है, उसको जिस सिचुएशन में भी लेके आता है वो हाथ रेस करता है। अगर आप 2024 की फाइनल ओवर की बात करें तो वहाँ पे उसने हाथ रेस किया, वो कर रहा है। कॉन्फिडेंस आपको, अगर आपकी लिमिटेशन कम भी हो, आपकी स्किल्स कम भी हो, लेकिन जहाँ पे आप जिस तरह आप अगेन बात करें कि आप यहाँ से मेंटली स्ट्रांग हो और दलेर हो यहाँ से, तो आपकी परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती है। अभी जो आजकल का जो बैट्समैन है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के जितने भी टॉप के बैट्समैन है, वो ये कहते हैं क्या तुम बेस्ट बॉलर को टारगेट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो
क्या स्किल्स हैं, माइंडसेट है, टारगेट कर सकते हो तो फिर उसको बॉक्स देते हैं, टिक बॉक्स करते हैं। क्या ऑपोजिशन हार्दिक पांड्या को टारगेट नहीं कर सकती है? अगर करती हैं। हाँ, करती करती है है। उसके लिए में उसकी हुआ वो है। तैयारी होती है, I think सिर्फ वो- सोचने से तो नहीं ना होगा। बस जो- वो जो यही सकी था। भाई जो हम मैंने बात कहा, कर रहे थे- इसको टारगेट करना वही चाहिए। वाली बात है ना, ये they- टारगेटेड they- बॉलर है, इसको नहीं, टारगेट सही इंडिया तरीके के से पास और करना ऑप्शंस है चाहिए। ना, दे हैव अदर बॉलर्स एज वेल। तो एक आधा में किसी एक्सपेंसिव भी हो गए, वो डूबे के पास चले नहीं, गए, हम ऐसे तिलक बात नहीं, वर्मा नहीं, ने- सिर्फ हार्दिक के जनरल लिए बात अगर बात आपकी- कर रहा हूँ कि इसको हम टारगेट क्यों नहीं करते हैं इसको, हम क्योंकि तो हमारी हम तो हम तो सकलैन किसी भाई को भी नहीं इसमें- करते, हम तो हम अक्षर तो- पटेल को नहीं करते। हम तो इसमें विकेटें दे के आ जाते हैं। जो हमारा इनकी- T20 का मैं मैच था, इसीलिए उमर गुल से ये ये तो पूछा हमारा था कि T20 किसको का ज्यादा मैच था, पता है इसमें इसका पावर कर प्ले दिए। में एक दो यही आउट करके देता है इंडिया वही को, ना, इसको तो- स्पेशली अगेंस्ट हमारे जब भी हमने खेला तो बहुत है विकेट लास्ट लिए। मैच में जो हम बात कर रहे हैं कि उनका फिफ्थ बॉलर एक्सपोज हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या को रन पड़े और उसको चक्रवर्ती को रन पड़े जो उनका मेन बॉलर है। तो हमेशा से जो अच्छी टीमें होती है वो टारगेट करते हैं प्लेयर्स को। असल ऑल्दो में प्रेशर उनके की मैनेजमेंट का मसला है। जो भी टीम इनके खिलाफ अपने प्रेशर जोन से निकली है और उनकी स्किल्स इक्विप्ड हैं, स्किल्स रेडी हैं, उन्होंने इनको फेंटा लगाया। चलें इसी पे जिसने आगे नहीं जा जो रहे हैं। नहीं प्रेशर हैंडल कर सका, जिसकी गेम रेडी नहीं है टू चैलेंज द अपोजिशन, वो स्ट्रगल करता है। ठीक है। वर्ल्ड कप में क्या इंडिया की बॉलिंग इतनी है कि उनको आखिर तक लेकर जाए, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज क्योंकि हमने देखा बहुत ही ट्रू पिच थी, बुमराह को भी विकेट नहीं मिली, सो ऑन सो फोर्थ। विल हैव अ लुक एट हाउ इंडियाज बॉलिंग इज फेयरिंग इन दिस वर्ल्ड कप। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैब। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि हम इंडिया की बॉलिंग पे नजर डालेंगे कि कहां तक लेकर जा सकती है इनकी ये बॉलिंग। हमें ऐसा फील होता है, देखते हैं मैचेस में, कि इंडिया की जो बैटिंग जो स्ट्रांग है वो एक्स्ट्रा 15-20 रन रखती है इस मार्जिन को, ज़्यादा लोड ना आए बॉलिंग पे। आज हमने जो मैच में देखा बहुत अच्छी विकेट थी बैटिंग के लिए, इसलिए कुछ बॉलर्स विकेटलेस रहे, लेकिन एक शख्स जिसने बहुत शानदार बॉलिंग की वो थे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 3 for 24 की परफॉर्मेंस दी। उनके बारे में थोड़ी बात करूंगा मैं उमर से, एंड देन वील टॉक अबाउट हाउ द होल बॉलिंग यूनिट लुक्स लाइक एज अ होल। अर्शदीप की बॉलिंग अगेन, दे प्रॉब्ली माइट नॉट बी हिज फर्स्ट चॉइस। इंडिया की बुमराह को लेके आते हैं, लेकिन कहते हैं ना हॉर्सेस प्रो कोर्सेस, आज उन्होंने अच्छी उनकी यूटिलाइजेशन की अगेंस्ट जिम्बाब्वे टॉप ऑर्डर। आई थिंक आप सही कह रहे हैं, यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैप्टन के लिए। और अर्शदीप की अगर आप बात करें तो वो इसमें कोई शक नहीं कि नए बॉल का बेहतरीन बॉलर है। वो जिस तरह अपराइट सीम के साथ बॉल करता है, जिस तरह अपने दोनों स्विंग करता है, कंट्रोल के साथ, अच्छी गुड लाइन एंड लेंथ के साथ, अपने रिस्ट को जिस तरह यूज़ करता है, अपनी सीम पोजीशन को जिस तरह चेंज करता है, तो उसको पता है कि नया बॉल किस तरह करना है। मेरे ख्याल से अगर आपको अर्ली ऑन ये जिस तरह अर्शदीप नए बॉल को आप एक आधा ओवर आप टैकल करते उसको विकेट नहीं दे देते, तो ये इनको प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक बुमराह की बात है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है अभी इस एरा के, चाहे जो भी फॉर्मेट हो, वनडे हो, टेस्ट हो या T20, लेकिन उसको जो यूज़ करते हैं वो स्पेल में यूज़ करते हैं, एक साथ उससे एक ब्रस्ट नहीं मारते। क्योंकि जिस तरह अर्शदीप करता है, आज जिस तरह उसने 3 ओवर किए, ऊपर से जो नया बॉल करता है उसने 3 आउट किए, तो अब बुमराह से वो काम लेते हैं, उसको रोटेट करते हैं, उसके सराउंडिंग में दूसरे बॉलर्स यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे अगर आपको पावर प्ले में इनको रन्स पड़ जाते हैं, उनका नया बॉल अच्छा नहीं हो जाता, तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली इनके जो मिडल ओवर में जिस तरह उनको हम अगेन एंड अगेन बात कर रहे हैं, जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है उनका, कुलदीप वो नहीं खेल रहा, तो लास्ट मैच में भी इनको प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे ख्याल से इनको आगे जाके बॉलिंग का मसला हो सकता है। बैटिंग नो डाउट इनकी बहुत डीप तक जाती है और उनमें एबिलिटी है कि उनकी पावर हिटिंग भी है, उनकी जो जिस तरह तिलक वर्मा आज नंबर 5 पे आया, शफल किया उनको, तो उनकी वो एबिलिटी है, सारी एबिलिटी, वो ग्राउंड शॉट भी खेल सकते हैं, गेम अवेयरनेस भी है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इनको बॉलिंग स्ट्रेंथन करनी होगी। यही बात है ज़ैनब, मैं जो कह रहा था कि आई मीन अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, बट रिसेंट टाइम से मैं कहीं याद नहीं आता कि इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो गया हो और बॉलिंग ने एक छोटा टोटल बचा लिया हो। हमेशा इनके पास एक तगड़ा स्कोर होता है अगर इंडिया ने पहले बैटिंग किया। वो लिटमस टेस्ट क्या उन्होंने पास किया है, कैन दे डू इट, कि अगर कोई 130 का टोटल बनाता है इंडिया, क्या ये रोक पाएंगे? बट अगेन you will not blame them for being a good batting unit. हमारे देख- अगेंस्ट इस पिछले तरह- वर्ल्ड कप में 140 ही आई थिंक डिफेंड किया था हमने, इंडिया ने। लेकिन वो हाँ। यूएस का पिच था। हाँ, मैं वैसे कह रही That हूँ, was a छोटा tough pitch. छोटा 120 something था। हाँ, 130 140 डिफेंड किया था। लेकिन मैं आपको अगर इनकी बॉलिंग के लिए मैं अगर थोड़ी सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मैं जब इंडिया के खिलाफ खेलता, पहले मैच खेले, तो आई वाज टोटली अंडर प्रेशर, वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सका, नॉट टू लाइक मैं परफॉर्म इसलिए नहीं कर सका कि मेरे ऊपर एक मेंटल इतना प्रेशर था, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान गेम इज़ ऑलवेज बिग। राइट। फिर जब मैंने अपने मेंटल स्टेट कंट्रोल की तो मुझे
पूरी दुनिया की सबसे मीठी बॉलिंग इंडिया लगती थी, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जो मेंटल स्टेट है ना वो डैमेज करता है पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर। और दुनिया के जो प्लेयर है शायद उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं है, इसलिए जो सिकंदर ने बात की कि दुनिया की बैटिंग इनके खिलाफ बड़ा अच्छा खेलती है, फैंटा लगाती है, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि अभी तक आप देखें कि पाकिस्तान का कोई भी एक बैट्समैन पिछले 4-5 सालों के अंदर मुझे किसी का एक स्वाय एक वो 2021 में जो हमने एक टोटल क्लिनिकल विक्ट्री ली 10 विकेटों से जो 2021 के वर्ल्ड कप में, तब से लेके अब तक जितनी भी इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए हैं पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है। राइट। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक जिगरा लेने की ज़रूरत होती है, एक मेंटल स्टेट रेडी करने की ज़रूरत होती है। ये बॉलिंग कोई ऐसी बॉलिंग नहीं है जो आपको चैलेंज कर सके, जो आपको एक्सपोज कर सके स्वाय एक बॉलर के, और वो है बुमराह जो बेहतर बॉलर है। ऐसा नहीं कि उसको शॉट नहीं लगते, ऐसा नहीं कि उसको स्कोर नहीं होता, लेकिन ओवरऑल अगर एक पूरी कंपोजिशन ऑफ द बॉलिंग देखें या पूरा सेट ऑफ बॉलिंग देखें, मुझे इंडिया की बॉलिंग में कभी भी वो थ्रेट नहीं मिला। Yeah, he has that ability to bowl special delivery, जिसे कहते हैं ना, बुमराह की अगर बात करें तो वो आपको मैच किसी भी वक्त वापस इंडिया की तरफ ला सकते हैं। ही इज द गो टू बॉलर उस तरह से। बट वो जो इन्होंने बात की वो मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना सना, आपने भी खेले हैं मैचेस उनके अगेंस्ट एंड द प्रेशर इज ऑलवेज देयर। आई मीन ये इन्होंने इंटरेस्टिंग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि अक्सर प्लेयर से पूछा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच प्रेशर होता है या नहीं होता। कई प्लेयर्स कहते हैं नहीं, वी आर गोइंग टू ट्रीट इट लाइक अनदर मैच, बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं ये होता। पाकिस्तान इंडिया के गेम में ये मौजूद है। प्रेशर को आप कभी भी साइड लाइन नहीं कर सकते, Yeah. वो हमेशा रहेगा। लेकिन वंस यू कंट्रोल दैट, मैं ज़ाती तौर पे मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ का ये लर्निंग्स है कि जब मैंने अपनी मेंटल स्टेट अगेंस्ट इंडिया बेहतर की, आई परफॉर्म वेरी वेल अगेंस्ट दैट। सकलन आपसे बात करते हैं। एक बॉलर जो अच्छा इनके लिए परफॉर्म करता है कुलदीप यादव, और उसकी परफॉर्मेंस देखिए, लेकिन ऐसा फील होता है कि इंडिया उनको जब उनकी ज़रूरत होती है तब यूज़ करती है। इज़ नॉट देयर ऑल टाइम चॉइस हर मैच में। हो सकता है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ये फिर नजर आए, दिल्ली में इनका मैच होगा। आई थिंक उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो सही नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो क्या इश्यूज हैं, बट बहुत ही स्किलफुल है, और जब भी वो उसको खिलाते हैं वो इम्पैक्टफुल बॉलिंग करता है, उसके अंदर स्किल्स हैं, दोनों तरफ टर्न करता है। और अच्छी चीज़ ये है कि वो बिल्कुल फ्लैट बॉलिंग नहीं करता, गेंद की प्रेजेंटेशन को अच्छा रखता है, अप एंड ओवर जो टर्न करना होता है वो उस तरह को टर्न करता है, दोनों तरफ से डिसीव करता है। और आपने देखा होगा जब कभी फुल टॉस पे भी विकेट मिलती है, क्योंकि गेंद का ड्रॉप अच्छा चल रहा होता है, जिसकी वजह से फुल टॉस वो समझता है कि फुल टॉस है, बट फुल टॉस होता नहीं, उसकी रीच से थोड़ा सा बाहर होता है। तो आई डोंट नो कैप्टन को फेथ नहीं है या कोच को फेथ नहीं है इनको। अगर कंटिन्यूस इसको अपॉर्चुनिटी देते जाएं तो ये मेरा ख्याल है वर्ल्ड रैंकिंग में किसी और लेवल पे चला जाए, और ये और ज़्यादा इफेक्टिव बॉलिंग करके दिखा सकता है। इज ए इम्पैक्टफुल बॉलर और विकेट टेकिंग एबिलिटीज उसके अंदर है, अच्छा, तो जस्टिफाई नहीं कर रहे उसके साथ। ये बताएं कि इन्होंने अपना, जिस तरह हफीज ने बताया अबाउट हिज टाइम एंड हाउ ही वाज हैंडलिंग प्रेशर इन एन इंडिया पाकिस्तान मैच, इन योर टाइम बॉलर पे भी तो ऑब्वियसली प्रेशर होता ही है जिस पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू सीन दैट। सो हाउ कोई उस टाइम की कोई यादें ताज़ा करें कि आप किस तरह से प्रिपेयर करते थे, या कोई मेंटल स्ट्रेंथ वाली बात हो रही है ना कि किस तरह से हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द, कोई होता था प्रेशर? डिड यू फील द प्रेशर एट ऑल और द बॉलर्स? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सो लकी, क्योंकि जब इनके साथ मैच होता था तो मैं एक्चुअल मैच खेलने से पहले ही अपनी इमेजिनेशन में बहुत सारे मैच खेलता था। मैं प्रेशर को मैं ही कहता था कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, यू विल बिकम अ हीरो। तो ये बहुत अरसे से यही सोचें चल रही होती थी। और जब मुझे जाना होता था स्पेशली टेस्ट सीरीज़, जो मैं यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे टोटल ओवर मैंने प्रॉब्ली अगर 2 टेस्ट मैचों में मैंने 200 ओवर किए, तो मेरा ख्याल है मैंने पहले से 2000 ओवर करके गया था। मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया हुआ था कि 200 ओवर करने से पहले मुझे 2000 ओवर मैंने किए हुए थे। और एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप मैं अपनी इमेजिनेशन में बॉलिंग कर रहा हूँ, सचिन को कर रहा हूँ, ड्राविड को कर रहा हूँ, अजरुद्दीन को कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं खुद क्रिएट करता था, ये मुझे इस तरह खेल रहा है, मुझे इस तरह करेगा, ये इस तरह जाएगा, ये ऐसी सिचुएशन आएगी। तो आई यूज्ड टू प्ले अ मैच इन माई इमेजिनेशन बिफोर अ रियल मैच। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपके इमेजिनेशन में क्लैरिटी आती है, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, और आप साथ में वर्क हार्ड कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं 2000 ओवर करके गया हुआ था, तो पूरी सीरीज़ में ना कोई निगल था, ना कोई इंजरी थी, ना कुछ था। मुझे पता था मुझे जाना है और मुझे करना है। तो आई थिंक प्रेशर आना है जब आपको वेल बिफोर टाइम उस प्रेशर को उधर ही फील करना शुरू कर दें।
आहिस्ता 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 आपके दिमाग के अंदर सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी, आप साथ में वर्क हार्ड कर रहे होंगे। और अगर आप शॉर्ट टर्म में, हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं ना, यानी हफ्ते के बाद आपका मैच है, तो आप 3 दिन 4 दिन स्विच ऑफ ना हो, आप पहले से सोचना शुरू कर दें, अभी ले लें प्रेशर। आप उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपके दिमाग के अंदर सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे, आपका एक पूरा प्लान बनना शुरू हो जाएगा और आप फिर ग्राउंड में उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। ऑन द डे फिर आप रिलैक्स भी रहेंगे, आपने मैचेस खेले हुए, आप अपने आप को छक्के भी मरवाएं, आप अपने आप को चौके भी मरवाएं, रगड़ा दें अपने आप को, कभी जीतें कभी हारें, ये भी कर लें। जब आप मैच में जाएंगे तो फिर आप एक शॉकिंग उस मोड में नहीं जाते हैं, आप रियलिस्टिकली आप इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, वो सारी चीजें, एग्जीक्यूशन। ज़ैनब, अगर मैं सकलैन भाई से एक बात पूछ सकूं। हाँ, देखिए, मैं कभी भी आप जैसा स्किलफुल नहीं था और मैं शायद मेंटली इतना स्ट्रांग भी नहीं था, लेकिन मुझे पहला मैच खेलते वक्त बहुत प्रेशर था, वेरी ऑनेस्ट, अगेंस्ट इंडिया। पूरी दुनिया की क्रिकेट में कहीं ना कहीं खेल चुका था, लेकिन इंडिया के खिलाफ मेरे पहले कुछ मैचेस में आई वाज नॉट मैनेजिंग माई सेल्फ वेल मेंटली, जिसमें मुझे लगता है कि मैं बेहतर परफॉर्म भी नहीं कर सका। लेकिन जब मैंने अपनी मेंटल स्टेट बेहतर की तो मेरे लिए उनके खिलाफ परफॉर्मेंस करना ज़्यादा बेहतर और आसान लगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह ग्रेट ऑफ द गेम है, लेकिन क्या पहला मैच आपका जब था इंडिया के खिलाफ वो इतना ही कामयाब था जितना आपका वो टेस्ट सीरीज जिसकी आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं? जी, इसी तरह ही था। मेरा ख्याल है हमारे ज़माने में आपके पास बहुत एम्पल टाइम होता था, आपको पता है 1 महीने के बाद इंडिया के साथ मैच है, आप तब से शुरू हो जाते हैं और आप उसी तरह करें। और आपके मैचेस जैसे आपने क्रिकेट खेले लेट बहुत, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप इधर खेल रहे हो उधर खेल रहे हो, फिर आप बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हो। हमारे ज़माने में हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता था। आई थिंक नॉट जस्ट फॉर मी, इवन वसीम अकरम, आकाश। और मैं जब इनके साथ बैठता था और इनकी जब बातें सुनता था तो मैं कहता था यार इट्स जस्ट अ मैच। वैसे आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं आपके एरा में, उस एरा में 90s में पाकिस्तान की बॉलिंग से दुनिया घबराती थी, तो प्रेशर तो दूसरी साइड पे होता था। बैटिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग से तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स सांस नहीं लेने देते। उन ग्रेड्स के साथ बैठ के ही आपकी जो है ना कॉन्फिडेंस अजीब हो जाती है। आप अपने आप को हंसी मजाक चल रहा है, वो भी चलता था और आप तुर्रम खान समझना शुरू कर देते थे अपने आप को। तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी, आई प्लेड विद वसीम, मकार एंड देन ऑब्वियसली शोएब अख्तर, फिर बीच में अफरीदी आ गया, मुशी भाई थे, एंड इट वाज सच अ प्लेजर टू बी विद देम इन द ड्रेसिंग रूम and in the ground playing against India and other teams. Every single player was a match winner back then. जी बस और क्या, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम कंक्लूड करेंगे आज के इन दोनों मैचेस को। और कल का एक इंपॉर्टेंट मैच है, उस पर बारे में बात करनी है क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। तो देखते रहिए गेम ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप में। एक नज़र डाल लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मैच, जो कि कल कोलंबो प्रेमदासा में खेला जाएगा। ग्रुप 2 का मैच है और ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए। और सिंपल मैथमेटिक्स ये है कि अगर ये मैच इंग्लैंड जीत जाता है तो पाकिस्तान के होप से लाइव रहेंगे। अब इस पे बात होती है कि इंग्लैंड इस मैच को लेगा किस तरह से। सना के पास आते हैं कि एक तो जब एक टीम क्वालिफाई कर जाती तो उसके पास ये लिबर्टी होती है कि वो चूज़ करे और शायद स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो कि मैं फर्स्ट फिनिश करना चाहता हूँ या सेकंड। उसका रीज़न ये है कि अगर तो पाकिस्तान नहीं करता क्वालिफाई तो सेमीफाइनल इंडिया कोलकाता में होगा और ग्रुप 1 का जो लीडर है वो ग्रुप 2 से खेले। तो अगर इंग्लैंड सेकंड फिनिश करता है तो कोलकाता में खेलेगा, फर्स्ट फिनिश करता है अपने ग्रुप में तो फिर वो वानखेड़े में खेलेगा। व्हाट वुड दे प्रेफर? यू थिंक इनके माइंड में अभी ये चीज़ चल रही होगी, हाउ डू वी अप्रोच दिस मैच? बिल्कुल। और इसके अलावा जो आपने कंडीशंस की बात की, मैच सेंटर्स की बात की, वो भी दिमाग में चल रहा होगा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अगर ग्रुप टॉप करते हैं, कल अगर जो भी मैच जीतेगा वो ग्रुप टॉप कर सकता है, तो वो साउथ अफ्रीका को अवॉइड करेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि साउथ अफ्रीका का अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ है और इस वक्त सबसे कंप्लीट टीम साउथ अफ्रीका नज़र आ रही है। यस, इंडिया की टीम को आप वो नहीं राइट ऑफ नहीं कर सकते, वेस्ट इंडीज़ को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस ग्रुप को टॉप करते हैं तो आप साउथ अफ्रीका 100% सेमीफाइनल में अवॉइड कर देंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कल के मैच के लिए जब ये दोनों टीम्स जाएंगी। तो मेरा तो यही ख्याल है, अप्रोच तो ये होना चाहिए, यू वांट टू बीट एवरी साइड इफ़ यू वांट टू विन द वर्ल्ड कप, लेकिन आप अपने आप को पुश भी करना चाहेंगे कि आप सेमीफाइनल से फाइनल तक भी और अपने आप को लेकर जाएं। तो दोनों तरीकों से बात तो यही बनती है कि आप कल का मैच फुली जीतने की तरफ जाएं। मैं सिर्फ सॉरी इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन नहीं कह रहा था, व्हाट सूट्स इंग्लैंड्स बैटिंग मोर, वानखेड़े और मैं यही बात कर रही हूँ कि मैच सेंटर्स तो एक रीज़न होगा, बट एक ऑपोजिशन
उसी सेंटर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा रीज़न होगा। तो मैंने कहा दोनों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आई थिंक दे वुड वांट, बोथ टीम्स वुड वांट टू विन द मैच। मेरे ख्याल से इनके जो बॉलर्स को जो शूट कर रहे हैं ना वो श्रीलंका शूट कर रहा है, क्योंकि अभी जब से ये इंडिया से यहाँ पे आए तो वो भी उनके स्पिनर ने परफॉर्म करना शुरू किए। डॉसन परफॉर्म कर रहा है, आदिल रशीद कर रहा है, और इससे पहले भी इन्होंने जो यहाँ पे जो सीरीज़ जीती अगेंस्ट श्रीलंका होम में, बायोलेटरल सीरीज़ में किसी भी होम के अगेंस्ट आप जीते तो इट मीन्स कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। कैंडी में उन्होंने वो 3-0 वो सीरीज़ जीती है। तो मेरे ख्याल से ये एज बैटिंग लाइनअप भी और बॉलिंग के टर्म से भी ये लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारा मैच श्रीलंका में हो जाए। लेकिन पाकिस्तान और अगर श्रीलंका दोनों, अगर श्रीलंका तो आउट ऑफ द टूर्नामेंट है और अगर पाकिस्तान भी क्वालिफाई नहीं करता तो सारा टूर्नामेंट इंडिया जा रहा है। जी ऑफ कोर्स, वही तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कल के मैच को लेके कोई ये सोच होगी कि हम यहाँ रह जाएं, क्योंकि यहाँ रहने की वजह सिर्फ एक ही है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में से क्वालिफाई करे। और यहाँ ये रह भी नहीं सकते, नहीं रह नहीं सकते, क्योंकि they have to पाकिस्तान तो क्रॉस में खेलेगा तो वो टीम इधर आएगी, वो ये नहीं टीम रह इधर सकते। आएगी। चलिए ये डिस्कस both कर लेते हैं have कि to इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है इस पिच पे, जो ये कंडीशंस हैं प्रेमदासा, इंग्लैंड डू यू थिंक सूटेबल होंगी उनके लिए? डू यू थिंक हरा सकता है इन कंडीशंस में, नोइंग द कंडीशंस ऑफ लैंड? देखिए इस वक्त जो इंग्लैंड जाहिर है जिस जगह पे टेबल पे बैठा हुआ है और जो उसकी आंखें सेमीफाइनल पे थी वो पहुंच चुका है गालिबन 100% है मेरा ख्याल है, इंग्लैंड पहुंच तो चुका पहुंच है। चुका है। मेरा ख्याल है जब आप टूर्नामेंट में होते हैं तो आप यू डोंट थिंक फार अहेड, आप मैच बाय मैच जाते हैं, जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं आप बहुत जल्दी अपने आप को, अपनी सोचों को गैदर करते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। आप ये चीज़ों को नहीं जाते कि ये कंडीशन मुझे सूट करेगी या उधर जाएंगे सूट होगा कि नहीं होगा, नहीं, आपको अब जो गिवन कंडीशन है यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट, उसके ऊपर प्लान बनाएं, प्रिपेयर्ड करें और उसी तरह से कम्युनिकेट करना शुरू कर दें और अपने आप को तैयारी करके बट वंस यू हैव क्वालिफाइड, हाउ डू यू अप्रोच द गेम देन? मैं सवाल You should never lose the confidence. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करते आप अपने बिल्कुल ड्रेसिंग नहीं। रूम में कोई भी नेगेटिव वाइब आने की किसी को इजाजत नहीं, आप हवा नहीं आने देंगे नेगेटिव, बिल्कुल नहीं। तो आपकी You कोशिश don't यही होनी change- चाहिए कि you don't- अगर आप जीतें तो वो ज़्यादा भी। यू डोंट चेंज एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप चेंज नहीं करोगे, आप उसी वाइब्स को, उसी कल्चर को, क्रिकेटिंग कल्चर को, उसी तरह की जो एनवायरनमेंट है वही सोच, अब सबकी एक आवाज़ होनी शुरू हो जाती है जब इकट्ठे खेलते खेलते यहाँ तक आते हैं। आप किसी भी चेंज को जो है वो नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे भाई हमें इसी तरह ही चलना है। मैं ज़ैनब के सवाल को आपसे की तरफ लेके आता हूँ कि क्या इंग्लैंड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है प्रेमदासा में, वो न्यूजीलैंड को चैलेंज कर सकता है? मुझे लगता है कि अगर मैं लास्ट गेम देखूं तो पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी बैटिंग वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, दे वर नॉट स्कोरिंग एनी रन्स। पाला के लिए जी वो जहाँ पे भी था, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग द स्पिन, क्योंकि उनकी जो बैटिंग ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में है वो स्ट्रगल कर रही है। वो तो हैरी ब्रूक की स्पेशल इनिंग्स थी जो पाकिस्तान से मैच जीत के लेगी, कुछ हमारी भी गलतियाँ थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बैटिंग अभी भी सॉर्टेड है, दे आर स्टिल लो इन कॉन्फिडेंस। न्यूजीलैंड मुझे ज़्यादा हैवी नजर आता है। सिर्फ वो टेक ले रहे थे कि श्रीलंका ने हाथ में दे दिया गेम, वाला 6 विकेटें श्रीलंका ने इनकी ले ली थी, वो नीचे से स्कोर करके, तो एज एन ऑपोजिशन इंग्लैंड शायद ये मौका ना दे। कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा तौर पर अगर वैसी ही कंडीशन मिलती है, बहुत स्पिन कंड्यूसिव है, बहुत ज़्यादा स्क्वायर टर्नर मिल जाता है, तो न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी एक मैच खेल लिया है इन कंडीशन में, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड कल के मैच के लिए बेहतर साबित चले, मैं तो ये इंटरेस्टेड हूँ कि सना अभी तक लीड कर रही है हमारी प्रेडिक्शन बहुत चार्ट में तेजी या से। नहीं, या कोई आप और बिल्कुल साथ आगे? साथ ही। अच्छा चलें दिखा दें जी। अच्छा जी, सना हफीज और उमर भाई साथ साथ With- हैं, एक एक फर्क है, एक का विद फर्क है। 7, और मैं भी थोड़ी सी 1 पॉइंट मेरा बढ़ गया है, पता नहीं कैसे, बट एनीवे सना इज लीडिंग विद 7 पॉइंट्स, हफीज ऑन 6, उमर गुल आल्सो ऑन 6, सकलैन ऑन 3, सिकंदर यू आर ऑन 2 एंड शुएब इज आल्सो ऑन 2, बट शुएब ऑब्वियसली नॉट अवेलेबल होना चाहिए उनका से साथ लिखना चाहिए, नॉट अवेलेबल वो लिखा है मेरे ख्याल से 3 जो हाँ, मैच उसमें क्योंकि डॉट वो डाला मैच हुआ है। अब इसके अच्छा, इसमें कोई सब इनाम वगैरह भी है या बस ऐसे ही fitness। नंबर दिखा रहे हैं? कोई इनाम भी तो रखे ना इसमें, इनाम कोई है ना, क्या वो अभी नहीं बताएंगे, वो बता देना जरा, इसके नीचे अभी लिखेंगे बता दिया तो फिर You'll get इंसेंटिव some क्या पे रहा? प्रेशर आ जाएगा। रिवॉर्ड। हमें नहीं, ऐसा सबको कुछ सना नहीं। का ऑटोग्राफ मिलेगा सबको। प्लीज प्लीज। नहीं वैसे, भाई, हॉल ऑफ कोई फेम कौन सा क्रिस्टल मामूली बॉल चीज थोड़ी रखा हुआ है। है या क्या रखा हुआ है कि ये
ये इसको ज़्यादा सीरियस ना ले ये कभी कभी तुक्का भी लगता है और कभी कभी आपकी नॉलेज भी हो जाती है, तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच सना, हफीज एंड Thank you. Sakleen as well as Sikandar, thank you so much Thank you. as well. And yeah, that's pretty much all that we have for you. आज के लिए जो मैचेस थे हमने डिस्कस कर लिए, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। कल मैच इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पूरा पाकिस्तान यही होप कर रहा होगा कि न्यूजीलैंड अपना मैच हारे, और ना सिर्फ हारे, बड़ी मार्जिन से हारे, ताकि पाकिस्तान के कोई चांसेस फिर भी हो। अगर तो जीत गया तो देन इट्स you're out of the tournament essentially. Keep watching. Game on hai on PTV Sports and Tapman. Can you feel the thrill?